माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। देखो ना, बाहर कितनी जोरों की बर्फबारी हो रही है। माँ, मुझे इस पुलिया में नहीं रहना। प्लीज चलो ना माँ, अपने घर चलते हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू मुझ गरीब को। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं अपनी बेटियों को पेट भर खाना भी खिला सकूं। कैसी अभागी माँ हूँ मैं। ममता एक गरीब तबके की औरत है। कुछ समय पहले वो एक झुग्गी के कच्चे मकान में रहती थी, जिसका महीना भाड़ा 1000 रुपए था। मगर ममता के पास इतने पैसे जुड़ नहीं पाते हैं। इसी कारण एक दिन वो छत भी उन गरीब माँ और उसकी तीनों बेटियों के सर से छीन गई और वो ठंड में घूमते हुए पाइपलाइन के पास आ पहुँची, जो कि अब उनका घर बन चुका था। माँ, आज तो बहुत ज्यादा ही ठंड है और ये पाइपलाइन दोनों तरफ से खुली हुई है। लगता है आज तो ठंड में हम मर ही जाएंगे। ऐसा नहीं कहते काजल, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अपनी तीनों बेटियों को ठंड से बचाने के लिए ममता पाइपलाइन से बाहर आती है, जहाँ उसे लकड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई देता है। ममता पाइपलाइन के खुले हुए मुंह को उससे ढक देती है। वो कभी अपने फटे हुए आंचल से उन्हें ढकती तो कभी उनके हाथ मलती है। थोड़ी गर्माहट मिलने पर तीनों गरीब बेटियां सो जाती हैं। इस वक्त ये तीनों सो रही हैं, तब तक मैं कुछ खाने को देखती हूँ। पिछले कई दिनों से भूखी है मेरी बेटियाँ। ममता की इन बातों में उसकी गरीबी की झलक उभर आई थी। उस गरीब माँ के पास सर्दी से बचने के लिए ना तो कोई शॉल स्वेटर थी और ना ही पैरों में चप्पल। पूरी सड़क पर बर्फ की सिल्ली बिछी हुई थी, जिस पर चलकर उस बेचारी के पाँव जमते जा रहे थे। ठंड उसके तलवे से चेहरे पर चढ़ चुकी थी। इतनी ठंड में आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, मगर मेरी बच्चियाँ भूखी हैं। कुछ दूर चलने पर उस गरीब माँ के लड़खड़ाते हुए कदम खाने के एक ठेले पर ठहर जाते हैं। अरे लो भैया, उठाओ, सर्दियों में गर्मा गर्म अंडा भुर्जी का स्वाद। अरे कहो बहन जी, कितने प्लेट अंडा भुर्जी कर दूं? 3 प्लेट अंडा भुर्जी कर दो भैया। चलो फिर झट से 150 रुपए निकालो। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर गंगू उस गरीब माँ को सर से पाँव तक घूर कर देखता है। अरे तेरे बाप का ठेला है क्या, जो फ्री फोकट में अंडा भुर्जी ठूसने को चाहिए? चल फुट यहाँ से। ठेले वाले की भगाने पर वो गरीब माँ आगे बढ़ जाती है। वो सभी से मदद मांगती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तू देख रहा है ना भगवान, आज तेरे संसार की हालत क्या हो गई है। यहाँ कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता। पहले तूने मेरा पति छीन लिया, फिर बेघर कर दिया और अब दाने दाने का मोहताज कर दिया। इससे अच्छा तो तू मुझ गरीब को ही उठा ले। अपनी गरीबी पर रोते हुए ममता सड़क पर बैठ जाती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास रुकती है। तभी विक्रम नाम का एक आदमी उसे एक शॉल और कुछ खाने का सामान देकर कहता है, ये लो बहन, ये शॉल ओढ़ लो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। शुक्रिया भाई साहब, भगवान आपका भला करे। मुझे जल्दी से खाना लेकर अपनी बच्चियों के पास पहुंचना होगा। बेचारी गरीब माँ बिना वक्त गवाए अपनी बेटियों के पास आने के लिए बढ़ने लगती है। तभी सड़क के किनारे उसे एक बीमार बूढ़ी औरत थरथराती हुई नजर आती है। बचाओ बेटी, मेरी मदद करो। बुढ़िया माँ की हालत तो बहुत ही गंभीर है। मैं ये शॉल उन्हें उड़ा देती हूँ। ममता बिना अपनी परवाह किए उस बुढ़िया को शॉल उड़ा देती है। तभी वो बुढ़िया खाना छीनकर खाने लगती है। अब क्या करूं? खाना तो अम्मा ने ले लिया। लगता है ये बहुत भूखी थी। आज भी मुझे और मेरी गरीब बेटियों को भूखा ही सोना पड़ेगा।
हताश होकर ममता ऐसा सोच ही रही थी, तभी वो बुढ़िया बोली, बेटी, तुमने एक भूखे का पेट भरा है। आज से तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। ममता बुढ़िया की बात पर खास ध्यान न देकर पाइपलाइन पर लौट आती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकी। अपनी गरीब माँ को फूट फूट कर रोता हुआ देखकर अचानक काजल का मुंह खुल जाता है, जिसमें से स्वादिष्ट खाने की थाली निकलने लगती है, जिसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसी जादूगरी है? काजल दीदी, ये तुमने कैसे किया? हमें भी ये जादू सिखाओ ना। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हो गया। इस खाने की थाली से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। चलो ना खाना खाते हैं। आप भी खाओ ना माँ, आज तो खाने की कमी भी नहीं पड़ेगी कि आपको मन मारना पड़े। 10 साल की मिस्टी की ये बात सुनकर उस गरीब माँ का दिल भर आता है। फिर सभी साथ मिलकर उस अच्छे खाने का स्वाद चखते हैं। तभी रात का अंधेरा छा जाता है और जोर जोर से सर्द हवाएं चलने लगती हैं। तभी हाथ पांव मलते हुए मिस्टी बोलती है, आज कितने दिनों बाद हमने इतना स्वादिष्ट खाना खाया, वो भी पेट भरकर। काश ऐसा भी कोई जादू होता कि सर्दी से बचने के लिए कुछ कपड़े और कंबल मिल जाते तो हम मजे से सोते। जैसे ही मिस्टी ये इच्छा बताती है कि एक सुनहरी रोशनी मिस्टी के इर्द गिर्द नाचने लगती है और उसका मुंह खुल जाता है, जिसके अंदर से सुंदर सुंदर शॉल, स्वेटर और एक बड़ा सा कंबल बाहर आ जाता है। ये कैसी लीला है? अचानक मुझ गरीब की बेटियों में ये जादू कहाँ से जाग गया? अचानक ममता को उस बुढ़िया की कही हुई बात याद आ जाती है। इसका मतलब इस जादू की असल जड़ उस बूढ़ी अम्मा के कहे शब्द थे। माँ किस सोच में पड़ गई? चलो ना सोते हैं। अपनी जादुई बेटियों के कारण कई रातों के बाद गरीब ममता को चैन की नींद नसीब होती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है और जब कभी भी किसी को कोई भी जरूरत होती तो वो अपनी जादुई बेटी को बोलती। फिर एक दिन, माँ, जैसा कि आपकी दोनों बेटियाँ जादुई हैं, मगर हमारे अंदर सिर्फ कपड़े और खाने का जादू है। काश कि एक अनोखा जादू भी होता कि हमारे अंदर पैसे या घर बनाने का जादू होता तो हमें इस पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ता। माँ, हाँ माँ, इस पाइपलाइन में रहकर हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हर रात हाथ पांव सिकोड़ कर सोना पड़ता है। काश कि हमारे पास भी एक घर होता। अपनी दोनों जादुई बेटियों की आंखों में जगी अपने घर की आस ममता की आंखों में खटकने लगती है और वो कहती है, जब मेरी 2 बेटियां जादुई वरदान से भरी हैं, तो जिया में भी कोई जादू जरूर होगा। एक गरीब की 3 जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब जिया में घर बनाने का जादू है। ममता के इतना कहते ही उसकी तीसरी बेटी के दोनों हाथ हवा में उठ जाते हैं और उसकी जुबान से शब्द निकलता है, इसी पर ये पाइपलाइन एक सुंदर से घर में ढल जाए। जिया के ऐसा कहते ही पाइपलाइन गायब हो जाती है और एक सुंदर सा बड़ा घर उनकी आंखों के सामने खड़ा होता है। क्या सचमुच ये सुंदर घर मेरी नन्ही हाथों ने बनाया है? हाँ हाँ मेरी छुटकी, ये तेरा ही जादू है। चलिए माँ, अंदर चलकर देखते हैं आपकी सबसे छोटी बेटी के हाथों की रचना। इसके बाद वो गरीब माँ अपनी तीनों बेटियों को लेकर अंदर आ जाती है, जहाँ उस घर में जरूरत की सभी चीजें मौजूद थी। उस घर के आंगन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, जिस पर फल लगे हुए थे, जिसके डाल पर बैठी चिड़िया उनका स्वागत कर रही होती हैं। एक बड़ी सी रसोई उनकी राह देख रही थी। वो पल उस गरीब माँ और उसकी जादुई बेटियों के लिए किसी ख्वाब के जैसा था। देखो माँ,
अब हमारे सर पर चढ़ा गरीबी का सूरज ढल गया है और एक नई जिंदगी हमारे सामने है, जहाँ रात की चिंता नहीं। हमने अपनी खुशियाँ खोज ली माँ, अब हम गरीब नहीं रहे। ये सुनकर गरीब ममता रोते हुए अपनी तीनों बेटियों को गले लगाकर बोलती है, हाँ मेरी बच्चियों, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम तीनों इस गरीब माँ का शरण स्थान बन जाओगी। उस दिन के बाद से वो गरीब माँ अपनी तीनों जादुई बेटियों के साथ उस सुंदर से घर में खुशहाल तरीके से जिंदगी बिताने लगती है और साथ ही गरीब लाचार लोगों की बढ़ चढ़कर मदद भी करती है, क्योंकि उसने और उसकी गरीब बेटियों ने वक्त की बेवक्त मार झेली थी। रतनपुर गांव में वीरेंद्र अपनी पत्नी अनुराधा और दो बेटियों गौरी और पूजा के साथ रहता था। वीरेंद्र गांव में मुखिया के खेतों में खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। दो बेटियां होने के बाद अनुराधा अब तीसरी बार गर्भवती थी। वीरेंद्र और अनुराधा को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें एक लड़का ही होगा। अनुराधा, इस बार तुम्हें एक लड़का ही होगा। देख लेना, तुम्हें लड़का होगा तो हमारी दोनों बेटियों को एक भाई मिल जाएगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ जी। तो वहीं अनुराधा की जेठानी महेश्वरी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक की, वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। न जाने उस पर कौन से भगवान का आशीर्वाद है जो एक के बाद एक बच्चे को वो जन्म दिए जा रही है, और एक मैं हूँ जो सूनी गोद लेकर बैठी हूँ। और कहीं अगर इस बार उसे लड़का हो गया तो फिर तो मेरा भाई छाती चौड़ी करके सारे गांव में घूमेगा और गांव के लोग मुझे ताने देंगे कि छोटे भाई ने 3-3 बच्चे पैदा कर दिए और मैं एक भी नहीं कर पाया। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं। उधर अनुराधा की दोनों बेटियां अपने भाई के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अनुराधा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। अरे पूजा, तू भागकर जल्दी से जा और खेत से बापू को बुलाकर ले आ। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर अखिलेश आ जाता है। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटी, तुम दोनों यही रुको। हम अभी अपनी गाड़ी में तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाएंगे। चलो महेश्वरी, जल्दी से अनुराधा को गाड़ी में बैठाओ और वीरेंद्र को हम रास्ते में अपने साथ ले जाएंगे। वो दोनों खेत पर से वीरेंद्र को भी अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद अस्पताल और उस गांव के बीच में एक घना जंगल था। अखिलेश उस गाड़ी को उस जंगल की तरफ मोड़ लेता है। अरे भैया, आप गाड़ी इस जंगल में क्यों ले आए? अभी पता चल जाएगा तुझे। अखिलेश पहले वीरेंद्र को गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर उसे चाकू मार देता है, जिससे वीरेंद्र वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद महेश्वरी अनुराधा की डिलीवरी करवाती है, जिसमें वो एक बेटे को जन्म देती है। बच्चा बाहर आने के बाद महेश्वरी अनुराधा का गला घोटकर उसे भी मार देती है। फिर दोनों पति पत्नी उस बेटे को लेकर शहर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद गांव का ही एक आदमी जंगल में लकड़ियां लेने आता है, जहां वो उन दोनों की लाश देखता है। कुछ ही देर में सारे गांव में वीरेंद्र और अनुराधा की मौत की खबर फैल जाती है। माँ, बाबूजी, ये आपको क्या हो गया? अब हम दोनों का क्या होगा? दोनों बहनें बहुत रोती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन तक तो गांव वालों ने उन दोनों को खाने को दिया, लेकिन एक समय के बाद दोनों को लोगों ने भी मुफ्त का खाना खिलाना बंद कर दिया। अब वो दोनों जंगल में जाकर फल और खीरे तोड़ती और उन्हें खाकर ही अपना पेट भरती थीं।
एक रोज पूजा गौरी से कहती है, दीदी हमारे कपड़े भी कितने फट गए हैं। अगर माँ बाबा जिंदा होते तो वो हमें जरूर नए कपड़े दिला देते। फिर वो दोनों फल ढूंढने जंगल जाती हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे मोर पंख मिलते हैं, जिन्हें देख गौरी को एक आइडिया आता है। वो उन मोर पंखों को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आती है। फिर उन मोर पंखों को सिलकर वो दोनों के लिए बहुत ही सुंदर गाउन तैयार करती है। उधर शहर में अखिलेश और महेश्वरी उस बेटे के साथ, जिसका नाम वो मानव रखते हैं, बड़े ही मजे से रह रहे थे। ऐसे ही समय बीता। अब गांव में दोनों बहनें भी बड़ी हो गयी, तो वहीं शहर में मानव भी एक बड़ा फैशन डिजाइनर बन गया। उधर गौरी और पूजा के दिन अभी भी गरीबी में ही बीत रहे थे। पूजा, अब हमारा यहाँ गुजारा हो पाना मुश्किल है, इसलिए अब हमें काम ढूंढने शहर जाना होगा। लेकिन दीदी, उसके लिए हमें फिर से मोर पंख से नए कपड़े बनाने होंगे। सुना है शहरों में सब बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। फिर वो दोनों बहनें फिर से जंगल से मोर पंख लेने के लिए जाती हैं, लेकिन इस बार उन्हें कहीं भी मोर पंख नहीं मिलता, जिससे वो दोनों बहनें उदास हो जाती हैं और उदास होकर वहीं एक पेड़ के पास बैठ जाती हैं। ये क्या दीदी, आज तो यहाँ एक भी मोर पंख नहीं दिख रहा है, अब हम क्या करें? हाँ बहन, अब हम शहर कैसे जाएंगे? हमारे सारे कपड़े तो फट गए हैं, हम क्या पहनेंगे अब? वो दोनों वहाँ बैठी सोच ही रही होती हैं कि तभी अचानक वहाँ एक सुंदर सी परी आ जाती है। परी को देखकर वो दोनों बहनें चौंक जाती हैं, लेकिन परी बोली, अरे इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं यहाँ बस तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, और वो सारे मोर पंख जो तुम दोनों लेकर जाती थी, वो मैं ही यहाँ पर रखती थी। लेकिन मैंने आज इसलिए मोर पंख नहीं रखे क्योंकि मैं तुम दोनों के बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों की कहानी क्या है और तुम दोनों इतनी अकेली और उदास क्यों रहती हो। सिंड्रेला परी जी, हम दोनों बहनें बहुत गरीब हैं। हमारे माता पिता बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए क्योंकि किसी ने उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है कि वो कौन था, और तब से हम दोनों बहनें किसी तरह जंगल से फल तोड़कर खाती हैं और अपना पेट पाल रही हैं। लेकिन अब हमारा गुजारा यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम दोनों अब शहर जा रही हैं, जिस वजह से हमें मोर पंख से अपने लिए नए कपड़े बनाने हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। अब तुम मेरा कमाल देखो। उसके बाद सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उन दोनों बहनों के लिए दो सुंदर से मोर पंख वाले लहंगे प्रकट कर देती है। ये लो बेटा, ये दोनों जादुई मोर पंख वाले लहंगे हैं। क्योंकि ये जादुई हैं, तो ये तुम्हें सारी सच्चाई बताएंगे। अब तुम दोनों अपने घर जाओ। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और जादुई दो मोर पंख वाले लहंगे लेकर अपने घर आ जाती हैं। फिर वो उस मोर पंख के लहंगे को पहनकर देखती हैं। शहर जाने से एक दिन पहले गौरी को एक सपना आया, जिसमें उसकी माँ उसके सपने में आई। गौरी मेरी बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई जिंदा है और वो शहर में तुम्हारे ताया ताई जी के साथ रहता है। उन दोनों ने ही मुझे और तुम्हारे बाबा को मारकर जंगल में फेंका था, और फिर जिस बेटे को मैंने जन्म दिया था वो उसे लेकर शहर चले गए। अनुराधा ने गौरी को मानव की झलक भी दिखाई ताकि वो शहर जाकर उसे पहचान सके। फिर गौरी झट से नींद से जाग गई और उसने अपनी बहन पूजा को वो सारी बात बताई। हाँ दीदी, मेरे सपने में भी बाबा आए थे और उन्होंने मुझे यही सब कहा। इसका मतलब ये बात सच है कि हमारा भाई जिंदा है और हमें उसके पास शहर जाना होगा।
हाँ बहन, मुझे तो लगता है कि ये सिंड्रेला परी के जादुई मोर पंख के लहंगे की वजह से ही हुआ है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। परी ने तो यही कहा था। उधर मानव को भी शहर में यही सपना आया। उसके सपने में उसके माता पिता दोनों आए और उन्होंने मानव को सारी बात बताई। उसकी बहनों की झलक भी दिखाई। अरे ये मेरे सपने में कौन आया था? पता नहीं क्या बात है, लेकिन जो भी हो, अभी मुझे इस समय अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। 2 दिन बाद मेरा फैशन शो है, मुझे वहीं अपना सारा ध्यान लगाना है। अब मैं ऐसा गाउन बनाऊंगा जो किसी ने कभी देखा भी नहीं होगा। उसके बाद मानव बैंक से नोटों की गड्डी लाता है और उन नोटों से गाउन बनाने लगता है। उधर दोनों बहनें बस से शहर आ गयी। मोर पंख का लहंगा पहनकर वो दोनों सड़क पर जा रही थीं, लेकिन उन्हें देखकर सभी लोग हंस रहे थे। फिर मानव अपनी मॉडल को पैसों का गाउन पहनाकर फैशन शो में पहुंचा। इधर चलते चलते दोनों बहनों को भूख लगने लगी। उन्होंने एक दुकान से 2 वड़ा पाव चुराया और तेजी से भागने लगी। दुकान वाला उनके पीछे भागने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पकड़े जाने के डर से उस फैशन शो में पहुंच गई। जजेस मानव को विजेता घोषित करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही दोनों बहनें स्टेज पर पहुंची, तो जजेस उनकी मोर पंख वाली ड्रेस देखकर हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा है। असली मोर के पंखों से बना हुआ लहंगा। ये इनाम तो इन दोनों को ही मिलना चाहिए। फिर वो 30 लाख का इनाम उन दोनों बहनों को मिल जाता है। गौरी और पूजा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या जीता है। तभी मानव वहाँ पर आता है। मेरा भाई, माँ ने इसी की छवि तो मेरे सपने में दिखाई थी। हाँ, मैंने भी उससे ही देखा था। मानव भी उन दोनों को पहचान गया। इसका मतलब जो मेरे सपने में आए थे वो सच कह रहे थे। वो मेरे माँ बाप थे और ये दोनों मेरी बहनें हैं। भाई बहन एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर मानव अपनी दोनों बहनों के गले लग जाता है। वो दोनों बहनें मानव को सारी बात बताती हैं कि कैसे उनके ताऊ ताई जी ने उनके माँ बाप के साथ धोखा किया। फिर मानव उन दोनों को अपने साथ घर ले गया, जहां उन्होंने अखिलेश और महेश्वरी को आपस में बात करते हुए सुन लिया। अच्छा हुआ महेश्वरी, आज तक मानव को हमारी सच्चाई पता नहीं चली कि हमने ही उसके माँ बाप को मारकर उसे अपने साथ उठाकर शहर ले आए थे। अब वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन तीनों भाई बहन उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। मानव अपने मोबाइल फोन में वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके आधार पर वो उन्हें जेल में डलवा देते हैं। कुछ समय बाद अखिलेश और महेश्वरी को फांसी की सजा मिल जाती है। अब गौरी और पूजा भी अपने भाई मानव के साथ शहर में ही रहने लगी। अब वो तीनों बहुत अमीर हो गए और हंसी खुशी से एक साथ जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।